दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगी। इसमें सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद मैं कहूँगा, क्योंकि आज हमारा जो यूट्यूब का परिवार है वो 1000 से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं मात्र 25 दिनों में। इसके लिए जो आपने सपोर्ट मुझे दिया है उसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगा। और हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से मैं आप लोगों के लिए और भी मेहनत करूँगा, क्योंकि जो उत्साह मुझे मिला है इस चीज़ से, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। हम इससे और ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए, और हमारा टारगेट रहेगा कि आपको जल्दी से जल्दी क्या मिल सके, सफलता मिल सके। ठीक है, तो आज हम जो सेशन लेके आए हैं फिर से चंद्रवंश के आगे को चलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जितने भी राजा वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो जाए, फिर हम की शासन व्यवस्था, इनका प्रशासन वगैरह कैसा था उसको फिर देखेंगे। ठीक, तो देखते हैं आज के सेशन में हमने देखना क्या है। देखिए, आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो पढ़ेंगे हम, एक तो उद्योत चंद के बारे में, ठीक। दूसरा हम पढ़ेंगे ज्ञानचंद के बारे में। ये ज्ञानचंद वो नहीं है, दूसरा ज्ञानचंद है, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे जगत चंद। उसके बाद हम पढ़ेंगे देवी चंद। उसके बाद कल्याण चंद चतुर्थ है, ठीक। कल्याण चंद अगला है। उसके बाद दीपचंद, और लास्ट में मोहन सिंह या मोहन चंद वगैरह जो भी थे, ठीक। इनके बारे में आज हमने पढ़ना है, ठीक है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो शासक पढ़ना है आज हमने उद्योत चंद पढ़ना है। उद्योत चंद, ये उद्योग नहीं है, ठीक है, उद्योत चंद है, ठीक। अब देखिए, एक बार थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लेना, आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने एक इससे पहले उद्योग चंद पढ़ाया था। उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि उसने नेपाल की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानियों को जीता था। अब उस सेंटेंस को हटा देना वहाँ से, ठीक। वो उद्योग चंद नहीं था, वो उद्योत चंद ने किया था। वो तो अपनी जगह था ही शासक, लेकिन उसमें वाला पोर्शन आप करेक्शन करके वो आपको यहाँ ऐड करना है, ठीक है। देखते हैं हमने हुआ क्या था। देखिए, अब सबसे पहले ये जब सत्ता में आता है, इसकी भी वही पॉलिसी रहती है कि क्या डोटियों के साथ और गढ़वाल के परमार वंश के साथ जो संघर्ष का क्रम है वो जारी रहता है यहाँ भी, ठीक है। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है, इसने डोटी और जो गढ़वाल के परमार शासक थे उनकी संयुक्त जो अभियान था उनका, उनको पराजित किया था, ठीक है। अब देखें क्या कह रहा हूँ मैं, संयुक्त अभियान किनका, संयुक्त अभियान। और ये संयुक्त अभियान किसका था, डोटी प्लस गढ़वाल के शासकों का। अब हुआ क्या था, देखिए, चंदू के साथ इन लोगों का संघर्ष तो पहले से ही था, क्योंकि देखिए गढ़वाल के साथ क्या था, राज्य विस्तार का केस था। राज्य विस्तार के क्रम में पहले के चंद शासक भी इनके साथ क्या करते थे, संघर्षशील थे। डोटियों के केस में क्या था, डोटियों ने जब सिरा और जो सोर घाटी में वो शासन करते थे पिथौरागढ़ के इलाके में, चंदू ने उनको वहाँ से पराजित करके नेपाल को भगा दिया था। तो डोटी इस वजह से भी इनसे क्या करते थे, इनके साथ दुश्मनी रखते थे। अब देखिए होता क्या है, जब ये डोटी और गढ़वाल आपस में मिलते हैं 1680 के आसपास, ये एक संधि कर लेते हैं कि अब हम क्या करेंगे, चंद के साथ संयुक्त रूप से अभियान करेंगे, यानी उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे, ठीक। किसके साथ, और किसके टाइम की घटना है, उद्योत चंद की। उस टाइम पे जो गढ़वाल का नरेश था उसका नाम था मेदिनी शाह, और जो आपका डोटी राजा था उसका नाम था देवपाल, ठीक है। यहाँ से तो था देवपाल और यहाँ से था मेदिनी शाह, मेदिनी शाह, ठीक है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस चंद शासक ने डोटी और गढ़वाल की संयुक्त सेना के अभियान को विफल किया, उद्योत चंद। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उस टाइम गढ़वाल और जो डोटी थे वो, उसकी भी जो संधि होती है उस टाइम वो शासक कौन कौन से थे, डोटी पूछेगा तो देवपाल, गढ़वाल का पूछेगा तो मेदिनी शाह। देखिए, आप ऐसे पढ़ेंगे तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जब ये घटना होती है तो ये उद्योत चंद क्या करता है, उद्योत चंद इनकी बीच प्लानिंग ये बनती है, हम एक जो पूर्व की ओर से अटैक करेगा, यहाँ से कौन करेंगे, डोटी, यानी चंपावत के इलाके में, क्योंकि नेपाल से जो इलाका लगा है चंपावत का इलाका, वहाँ डोटी अटैक करने वाले थे। और जो पश्चिम से था, यानी जो अल्मोड़ा से लगी सीमा है गढ़वाल के द्वाराहाट दूनागिरी का इलाका, वहाँ से किसने अटैक करना था, परमार शासकों ने, पवार वंश ने, ठीक है, जो कि मेदिनी शाह के नेतृत्व में। जब ये अटैक होता है तो उद्योत चंद क्या करता है, इस अटैक को विफल कर देता है और इन दोनों की संयुक्त सेना को पराजित करके खुद विजय हो जाता है। और उसके बाद वो क्या करता है, जैसे दूनागिरी द्वाराहाट का इलाका है अल्मोड़ा में, दूनागिरी द्वाराहाट, यहाँ क्या कर देता है, छावनियाँ बना देता है, क्योंकि भविष्य में किसी भी अटैक से हम बच सकें। और यहाँ पे क्या करता है, डोटी इलाके में चंपावत का इलाका था, पिथौरागढ़ की सोर घाटी थी, और टनकपुर के इलाके ब्रह्मदेव मंडली नाम की जगह है, उन जगहों पे क्या कर देता था, वो सैनिक छावनी स्थापित कर देता था ताकि भविष्य में ऐसी चीज़ें न हो, ठीक। अब देखो,
कोई भी शासक है खुश तो होगा ही भाई, दोनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया है, अपने दिखाना ही हुआ। तो इसके बाद वो खुश होकर प्रयाग चला जाता है नहाने के लिए, माने गंगा में स्नान करने के लिए खुशी से, ठीक है। जब वो गंगा स्नान करने जाता है तो डोटी राज्य को फिर से एक मौका मिलता है कि वो क्यों ना फिर से काली कुमाऊं पे अटैक करे। काली कुमाऊं मतलब किसको बोलते हैं? काली कुमाऊं चंपावत के इलाके को, ठीक है। काली कुमाऊं पे अटैक करने की योजना बनाता है और अटैक कर देता है। जैसे ही वो अटैक करता है उद्योगचंद को खबर लगती है और उद्योगचंद क्या करता है, तुरंत वापस अपनी राजधानी अल्मोड़ा में आके सैनिकों को लेके, सैनिकों का नेतृत्व करके डोटी राज्य के पीछे चला जाता है। जब डोटी शासक को ये सब चीज़ें पता चलती है तो वो भाग के काली नदी के पार चला जाता है और काली नदी के जैसे ही वो पार जाएगा ये क्या करता है, अपने सैनिकों को लेके भी वहीं पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद जब नेपाल की चढ़ाई करता है तो नेपाल की एक ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, उसका नाम था अजमेरगढ़। क्या था? अजमेरगढ़। अजमेरगढ़। अजमेरगढ़ जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी उसको अब क्या करता है, लूटपाट मचाता है, वहाँ से सारा धन वगैरह ले लेता है। और ये घटना थी 1683 के आसपास की। कब थी? 1683। अब बताओ, पूछेगा आपसे किस चंद शासक ने नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ को लूटा था? उद्योगचंद। कब लूटा था? 1683 में। क्यों लूटा था? डोटी के विरुद्ध गया था। डोटी शासक क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है, अजमेरगढ़ के इलाके से भाग जाता है और अपनी जो उनकी शीतकालीन राजधानी थी उसका नाम था जुराइल दीपाइल। जुराइल दीपाइल, ठीक है, दीपाइल। इस जगह पे चला जाता है कौन? डोटी शासक, भाग दे शीतकालीन। तो ये क्या करता है, यहाँ से लूट खसूट करके अजमेरगढ़ से वापस अपनी राजधानी में आ जाता है और राजधानी में आने के बाद कुछ समय बाद दोबारा नेपाल की क्या कर देता है, चढ़ाई कर देता है। जब ये नेपाल की दोबारा चढ़ाई करता है तो डोटी शासक को जुराइल दीपाइल से भी भगा देता है, यानी शीतकालीन राजधानी से भी उसको क्या करता है, भगा देता है। जुराइल दीपाइल इनकी नेपाल की डोटियों की शीतकालीन राजधानी थी। वहाँ से भगाने के बाद एक और जगह पड़ती है, उसका नाम, उस जगह का नाम है खैरागढ़ का किला, ठीक है, नेपाल में ही पड़ता है खैरागढ़। खैरागढ़, इस खैरागढ़ को 1688 में उद्योगचंद अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक। जब देखता है डोटी शासक की उद्योगचंद ने इतनी चीज़ें कर, उद्योग नहीं है, उद्योगचंद इतनी चीज़ें कर दी हैं, तो वो संधि करने के लिए मजबूर हो जाता है। कौन? डोटी शासक। डोटी शासक इसके साथ संधि करता है और कहता है कि हम आपके राज्य को आय टैक्स देंगे, ठीक। जब टैक्स देने की संधि होती है तो उद्योगचंद खुद बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर अल्मोड़ा जब अपनी राजधानी में आता है तो उस प्रसन्नता में कुछ वो धार्मिक आयोजन करता है, कुछ मंदिरों का भी निर्माण करता है, ठीक है। उन मंदिरों के नाम हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछे कि उन मंदिरों का क्या नाम था, ठीक है। देखिए, एक मंदिर था जो इसने बनाया था, उसका नाम था त्रिपुरा सुंदरी। एक था पार्वतीश्वर, ठीक है। एक तो क्या था? त्रिपुरा सुंदरी। एक था पार्वतीश्वर, ठीक है। ये त्रिपुरा सुंदरी, पार्वतीश्वर और एक और मंदिर था, उसका नाम था उद्योतचंदेश्वर। क्या था? उद्योतचंदेश्वर। अगर आपसे पूछता है किस चंद शासक द्वारा त्रिपुरा सुंदरी, पार्वतीश्वर और उद्योतचंदेश्वर मंदिरों का निर्माण किया? उद्योगचंद। किसको पराजित करने के उपलक्ष्य में? डोटी शासकों को, ठीक है। कैसे भी घुमा सकता है। अगर पूछ देगा किसको पराजित करने के उपलक्ष्य में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बनाया, ऑप्शन दे देगा गढ़वाल के परमार, डोटी का शासक या एक आदि धोतर या रोहिला, कुछ भी देगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप क्या कहेंगे? डोटी, ठीक। जब ये सब चीज़ें होती है, जब वो एग्रीमेंट हुआ होता है कि हम आपके साथ संधि कर रहे हैं, तो बाद में क्या करता है, डोटी शासक टैक्स देने से मना कर देते हैं। टैक्स देने से मना करने के बाद ये उद्योगचंद फिर से नेपाल पे क्या कर देता है, चढ़ाई कर देता है। और नेपाल की जब चढ़ाई करता है, उसकी शीतकालीन राजधानी जो मैंने आपको बताया था, जुराइल दीपाइल, ठीक है, जुराइल दीपाइल, यहाँ पहुँच जाता है फिर से। लेकिन इस बार इसकी किस्मत सही नहीं रहती है और ये किससे पराजित हो जाता है, और डोटी शासकों से उद्योगचंद की सेना बहुत बुरी तरह से पराजित होती है और इसके सैनिकों को डोटियों द्वारा बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, नुकसान पहुँच जाता है, हत्या कर दी जाती है। इस घटना को देख के उद्योगचंद काफ़ी विचलित हो जाता है और वो इस बात के लिए अपना मतलब सोचता है कि वो अब कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं करेगा, ठीक है। युद्ध न करने के बाद उसने क्या किया, विद्वानों को अपने दरबार में शरण दी, मंदिर बनाए, भवन बनाए, ठीक है, इस टाइप के आयोजन किए, धार्मिक कार्य किए, वो आपने ज़्यादा नहीं सोचना है। तो उद्योगचंद ने ये सब सीख लिया, ठीक है। और ये घटना लगभग कब की है, 1696-97 के आसपास की, ठीक है, 1696 के आसपास की घटना लगभग, ठीक। अब ये जो उद्योगचंद था, इसका जो शासन था वो कब से था, 1678 से 98 के आसपास था, ठीक है। अब देखिए, ये सब जब घटनाएं होती है तो इसके बारे में एक और तथ्य मैं आपको बताता हूँ। जैसे शिवाजी था, शिवाजी के पोते थे, ठीक है, सतारा का महाराज था, वो महाराज साहू कहते थे। उसके दरबार में एक राजकवि था, उसका नाम था मतीराम। क्या था? मतीराम।
ये मतीराम भी किसके दरबार में आया था? राजकवि उद्योत चंद के। अगर आपसे पूछता है मतीराम राजकवि जो था वो किसके दरबार में आया था? उद्योत चंद के। ठीक है, बाद में देखो बताते हैं कोई इसको बीमारी हो गई थी, जैसे मतलब चिकन पॉक्स टाइप का कोई रोग होता होगा, उस टाइम इसके कारण एक राजवैद्य था, उसने इसको सही किया, वो सब चीज़ें हमने देखनी नहीं। ठीक, इसके शासन के बाद जो अगला आता है फिर कौन आता है? ज्ञानचंद। कौन आता है? ज्ञानचंद। ठीक है, उद्योग चंद तो हमारा हो गया था, फिर ज्ञानचंद आएगा, उसके बाद कौन आएगा? जगत चंद, और उसके बाद देवी चंद। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ज्ञानचंद के बारे में क्या है। गढ़वाल के और डोटियों के साथ संघर्ष की कहानी इसकी भी वही थी जो पहले से चली आ रही थी, उनके साथ संघर्ष जारी था। इसने भी क्या किया? गढ़वाल पे चढ़ाई की। ठीक है, और पहला जो इसका अटैक था वो पिंडर घाटी में थराली तक पहुंच गया। पिंडर घाटी ये चमोली के इलाके में थराली तक ये पहुंच गया। कौन? ज्ञानचंद। और उसके बाद जब ये बंधाणगढ़ के किले को जीता है, बंधाणगढ़ पड़ता है चमोली के आसपास कहीं, बंधाणगढ़। ठीक है, बंधाणगढ़। जब ये इस इलाके को 1699 के आसपास जीतता है, ये जीतने के बाद यहाँ से क्या कर लेता है? सोने की नंदा देवी की मूर्ति लेके आता है। वो किसकी होती है? सोने की। और उसको कहाँ स्थापित करता है? अल्मोड़ा में। ठीक है, अगर आपसे पूछता है नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति को बंधाणगढ़ को जीतने के बाद कौन सा शासक अल्मोड़ा में स्थापित करता है, तो उसका नाम है ज्ञानचंद। ठीक, अब देखो कल मैंने और बताया था बहादुर चंद के बारे में भी ये बताया था। हो सकता है कि दोनों लोग लेके आए हों, अगर आपके एग्जाम में आता है कोई दोनों ऑप्शन आते हैं तो आप कोई भी मारेंगे तब भी सही होगा, अगर आप इसकी ओर एक ही आएगा तब तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, देखिए जब इसने ये काम किया उसके बाद ही गढ़वाल के सीमावर्ती इलाकों को, अलग अलग गांवों को जीतता है। जीतने के बाद इसका एक और क्या होता है? संघर्ष होता है, और वो संघर्ष होता है 1703 के आसपास, और उस संघर्ष को बोलते हैं दुधौली का संघर्ष। कौन सा? दुधौली का। और गढ़वाल नरेश फतेह शाह के साथ। ठीक है, फतेह शाह के साथ 1703 में दुधौली का संघर्ष करने वाला कौन था? ज्ञानचंद। पूछेगा ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच दुधौली का संघर्ष कब हुआ था? 1703। पूछेगा फतेह शाह और ज्ञानचंद ने आपस में कब कौन सा महत्वपूर्ण संघर्ष लड़ा था? दुधौली का। ठीक है, कैसे भी घुमा के पूछे, आपको खाली इतना बताना चाहिए ऐसा किया क्वेश्चन, तो वो पूछेगा आपको, तो आंसर करने से मतलब ऑप्शन में दिख जाएगा। इसके बाद क्या होता है? देखो डोटियों के साथ भी इसका संघर्ष जारी था। 1704-05 के आसपास जब ये डोटियों से संघर्ष करता है, इस बार संघर्ष जो होता है डोटी के पहाड़ी इलाकों में न होकर मैदानी इलाकों में, तराई क्षेत्र में डोटियों से अटैक करता है, लड़ाई करता है। तो उस टाइम पे क्या था? वहाँ महामारी फैली थी, मलेरिया टाइप का या कोई रोग होगा। उस महामारी को देखते हुए डोटी शासक तो भाग गए वहाँ से, लेकिन जो कुमाऊँ के चंद राजाओं के सैनिक थे उनको मलेरिया या जो भी महामारी उस टाइम फैली थी वो हो गई थी। ठीक, उसके बाद ये क्या करता है ज्ञानचंद? इसी के बाद इसने भी बहुत से देवालय बनाए पिता की तर्ज पे, क्योंकि इन लोगों को मंदिर वगैरह बनाने का बहुत शौक था चंद शासकों को। ठीक है, जैसे आप पिथौरागढ़ के इलाकों में देखोगे बहुत से मंदिरों के आगे देवल शब्द लगा है, वो सब चंदू की क्या थी? देन थी। ठीक, जब ज्ञानचंद के बाद अगला सत्ता में आता है उसका नाम था जगत चंद। ध्यान से देखना, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको आराम से, इसी में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसे घुमा फिरा के आपसे पूछेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। आप जब ये सब पढ़ेंगे तो खुद ही बन जाएगा। ठीक, जगत चंद जो है सबसे, इसका लंबा कार्यकाल तो नहीं था, 1708 से 20 तक ये सत्ता में बैठा, लेकिन इसका 12 वर्ष का काल जो था विद्वान इसको कुमाऊं का स्वर्ण काल तक कह दें। इसका जनता के साथ बहुत ज़्यादा क्या था? लगाव था, जनता के बीच जाता था, प्रजा के हितों की सोचता था। ठीक है, तो जनता के नज़रों में जो सब सर्वश्रेष्ठ चंद शासक था वो कौन था? जगत चंद। इसने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म भी किए थे वहाँ पे। ठीक, अब देखिए इसके बारे में क्या है। इसने क्या किया, जब ये सत्ता में आता है इसने भी पहले जो, जैसे मैंने बताया था, जो बंधाणगढ़ वगैरह का इलाका था उसमें इसने फिर चढ़ाई की, क्योंकि जब ये ज्ञानचंद की मृत्यु हो जाती है तो फतेह शाह फिर वहाँ क्या कर देता है? अटैक कर देता है। तो बंधाणगढ़ वगैरह का इलाका ये फिर से क्या करता है? जीतने के लिए अभियान चलाता है। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण कथन है, इसके टाइम पे जो शासक था फतेह शाह गढ़वाल का। ठीक है, इसके साथ बहुत लंबा संघर्ष चला और ये फतेह शाह को पराजित करते हुए श्रीनगर को भी इसने क्या कर लिया? जीत लिया। कौन से इलाके को जीता? श्रीनगर। और जो फतेह शाह था उसको श्रीनगर से क्या कर दिया? इसने भगा दिया। और ये कहा जाता है कि संभवतः जो फतेह शाह था वो तो या तो देहरादून की ओर भाग गया या रानीहट एक जगह पड़ती है। ठीक है, कहाँ? या तो देहरादून भाग गया बताते हैं या रानीहट। ठीक, इन जगहों पे क्या कर दिया? फतेह शाह भाग गया। ठीक है, जब श्रीनगर को ये विजिट करता है तो यहाँ ये लूज खसूस करके अपने अंदर शामिल नहीं करता है, वहाँ अपना एक प्रतिनिधि रखता है। कोई कहता है किसी ब्राह्मण को इसने दान दे दिया था, किसको? श्रीनगर को। बाद में क्या करता है, जब ये वापस लौटता है तो फतेह शाह मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस प्रतिनिधि को जो ये यहाँ छोड़ के गया है श्रीनगर में, उसकी हत्या कर देता है और श्रीनगर को फिर से कब्जे में लेते हैं।
इसी बीच वो क्या करता है कि कुमाऊं पे अटैक कर देता है। कौन? फतेह शाह अपनी सेना को ले जाके। और वो कुमाऊं पे जो अटैक था वो कहाँ करता है फतेह शाह? कत्यूर घाटी में। ठीक है, कत्यूर घाटी मैंने आपको बताया था कौन सा इलाका हुआ, गरुड़ का, बागेश्वर का, इन इलाकों में। ठीक है, गरुड़ बागेश्वर के जो इलाके हैं इसको बोलते थे कत्यूर घाटी या बैजनाथ जहाँ मंदिर है। इन इलाकों को फिर क्या करता है? विजिट कर देता है। विजिट करने के बाद एक प्रसिद्ध तथ्य है, वहाँ एक ग्राम था, उस गांव का नाम था गरसार। क्या था? गरसार। गरसार। इस गरसार ग्राम को वो क्या करता है? बद्रीनाथ मंदिर को दान में दे देता है। कौन? फतेह शाह। इस इलाके को जीतने के बाद गरसार को आपसे ये पूछेगा जगत चंद का संघर्ष फतेह शाह से। ठीक है, फतेह शाह ने किस इलाके को जीता? इस इलाके को। किसके टाइम? इसके टाइम। कौन सा काम दान दिया? गरसार। किसको दिया? बद्रीनाथ भूमि को, बद्रीनाथ मंदिर को। ये करने के बाद इसके बारे में और जो तथ्य है, इसके टाइम पे जो मुगल शासक था, उस मुगल शासक जैसे मैंने पहले बताए थे वैसे ही कौन सा? बहादुर शाह जफर इसके टाइम पे मुगल शासक था, उसके समकालीन था। अन्य तथ्यों के बारे में, इसके बारे में ये प्रसिद्ध कथन है कि इसने जुआरियों पे भी टैक्स लगा दिया था, क्योंकि राज्य की आय को बढ़ाने के लिए जुआरियों पे टैक्स लगाने वाला कौन था? जगत चंद। और लास्ट तथ्य क्या है? इसकी मृत्यु माना जाता है कि वो चेचक से हुई थी। किससे? चेचक से। किसकी? जगत चंद की। ठीक है, इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए, जब जगत चंद सत्ता से चला जाता है तो उसके बाद जो सत्ता में बैठता है वो बैठता है देवी चंद। कौन? देवी चंद। ये बहुत विलासी शासक था, बहुत अयोग्य शासक चंद्रवंश का जिसको आप कह सकते हैं, जिसको सत्ता चलाने का तरीका ही पता नहीं था। ठीक, राज दरबारियों की बातों में आ जाता था, बाहर के लोगों के कहने पे बहकावे में आने वाला शासक था। इसने अत्यधिक राजकीय व्यय भी किया। किसने? देवी चंद ने। इसने क्या किया? अपने राज दरबारियों के मतलब कहने पे जो मुगल बादशाह था बाज बहादुर, उसके खिलाफ युद्ध का भी ऐलान कर दिया। मतलब इसने क्या किया? मैं उससे युद्ध लड़ना चाहता हूँ, इस टाइप की इसने बातें कर दी। और वो रोहिला सरदार था दाऊद खां। ये देवी चंद ने क्या किया? एक दाऊद खां नाम का रोहिला सरदार था, इसके साथ मिलके मुगल बादशाह को चुनौती दे दी। सोचिए कहाँ चंद रह गया, कहाँ पूरे भारतवर्ष में शासन करने वाले मुगल। इसकी इतनी हिम्मत होगी कि मुगल को चुनौती दे दी। अब जब मुगल को चुनौती देती वहाँ से तो बच जाता है, लेकिन बाद में क्या कर देते हैं? इसके दरबार में जैसे मैंने बताया चंदू में अलग अलग लोग होते थे। तो एक बिष्ट परिवार के थे, बिष्ट लोग थे वो, मतलब दोनों क्या कहते थे? पिता और बेटे थे। एक का नाम था मणिक बिष्ट, दूसरे का नाम था पूरनमल बिष्ट। कौन थे? मणिक बिष्ट और पूरनमल बिष्ट। ठीक है, पूरनमल। ये क्या करते थे? बाप बेटे इसकी हत्या कर देते हैं। किसकी? देवी चंद की। देवी चंद की हत्या करने के बाद अजीत चंद को एक इसमें बैठा देते हैं सत्ता पे। ठीक है, ये आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना कौन बैठा करके। अजीत चंद को भी कुछ टाइम बाद ये बाप बेटे क्या कर देते हैं? मार देते हैं। ठीक है, किसको? अजीत चंद को। अब होता क्या है देखिए, इसमें फड़त्याल और दो ग्रुप होते थे चंदू में। ठीक है, एक का नाम था मेहरा, एक फड़त्याल। पहले आपस में दुश्मन थे, बाद में क्या हो गए? एक हो गए। इन दोनों ने, इन ग्रुपों ने मिला के किसको सत्ता पे बैठा दिया? कल्याण चंद चतुर्थ को, कल्याण चंद फोर्थ। ठीक, अब देखिए इससे पहले जो बिष्ट बैठा रहे थे ये चंद्रवंश की वंशावली के नहीं थे। कल्याण चंद था चंद्रवंशी की वंशावली का, तो कोई नारायण चंद वगैरह लक्ष्मी चंद के पोते पौत्र होंगे, उनका वंशज था। इसको गद्दी पे बैठाया। ठीक है, इसके टाइम की प्रसिद्ध घटना है कुमाऊं पे रोहिलों का आक्रमण। रोहिलों का। ठीक है, अगर आपसे पूछा है रोहिला आक्रमण किसके टाइम होता? कल्याण चंद। कब होता? 1743 में। ठीक है, 1743 में रोहिलों ने जब आक्रमण किया तो इसकी सहायता किसने की? एक गढ़वाल नरेश था प्रदीप शाह। आपसे पूछेगा रोहिलों के आक्रमण के समय इसकी सहायता किसने की? प्रदीप शाह ने। यह आपसे पूछेगा किसके टाइम हुआ था? कल्याण चंद ने। कब हुआ था? 1743 में। ठीक है, अब आक्रमण क्यों किया? जो मैंने अभी देवी चंद बताया था उसने किसकी हत्या कर दी थी? रोहिला सरदार की। और रोहिला सरदार वही था जिसको मुगल के साथ मिलकर चुनौती देता था दाऊद खां। ठीक है, दाऊद खां की हत्या, दाऊद खां। अब आपसे पूछता है कि कारण क्या था? कारण पूछेगा तो दाऊद खां की हत्या हो सकता है रोहिला आक्रमण का। ठीक है, ये जब हत्या करते हैं, इसके अलावा देवी चंद ने, मैंने बताया था बहुत विलासी था, उसने इतना खर्च किया कि तराई के इलाकों को ये लगने लगा कि कुमाऊं के चंद राजवंश का अत्यधिक संपदा है। वो भी एक कारण था कि रोहिला उसको लूटने के लिए यहाँ आए हो सकते हैं। तो प्रदीप शाह ने इसकी हेल्प की और बाद में जब रोहिला को मना लिया, बहुत ज़्यादा पैसा देके रोहिला चले गए थे, रोहिलाओं से संधि हो गई होगी, तो कल्याण चंद अपने शासन के अंतिम वर्षों में क्या हो गया? अंधा हो गया था। ठीक है, और जैसे ही ये अंधा हुआ इसके पुत्र दीपचंद को क्या बैठा दिया? सत्ता में बैठा दिया। अब देखिए दीपचंद जब सत्ता में आता है, दीपचंद के सत्ता में आने के बाद रोहिला आक्रमण तो पहले हो चुका है, तो इस बात का पता चल गया था कौन राज्य से प्यार करता है, प्रेम करता है, कौन अवसरवादी है, मौके का फायदा उठा के धोखा दे सकता है। तो धीरे धीरे इसके टाइम पे आते चंदू की शक्ति कमजोर होने लगी, चंद राजवंश में उसका पतन होने लग गया। ठीक है, किसके आते आते? दीपचंद के। अब देखिए
इसी बीच इनकी सेना में एक व्यक्ति होता है, उसका नाम था मोहन सिंह। मोहन सिंह क्या करता है, इस दीपचंद को और इसके पुत्रों को बंदी बना के अलग कर देता है। अपना मोहन सिंह मोहन चंद नाम से क्या करता है, गद्दी पे बैठ जाता है। कौन, मोहन चंद, मोहन सिंह भी कहते हैं इसको, ठीक है, मोहन सिंह। अब चंद में बैठेगा तो चंद नाम से ही, तो देखिए मोहन सिंह जो था मोहन चंद के नाम से गद्दी पे बैठ जाता है। क्यों, क्योंकि जो दीपचंद था उसके जो पुत्र थे या वो खुद दीपचंद था, उसको इसने क्या कर दिया, मतलब कारागार में डाल दिया या उनकी हत्या वगैरह जो भी करवाई होगी। तो जब ये मोहन सिंह या मोहन चंद सत्ता पे बैठता है तो इसने क्या करता है, अराजकता का माहौल बना देता है, आतंक फैला देता है। ठीक है, कहाँ किन के खिलाफ फैलाता है, अपने जो दुश्मन थे, और इसके दुश्मन कौन हुए हमेशा की तरह, डोटी और गढ़वाल नरेश। ठीक है, इनके खिलाफ ये क्या करता है, आतंक का माहौल बना देता है। अब ये आतंक का माहौल देखिए ये लोग क्या होते हैं, भयभीत हो जाते हैं। कौन, डोटी और गढ़वाल। और इसके दरबार में एक जो कूटनीतिज्ञ था उसका नाम था हरकदेव जोशी, हरकदेव जोशी। ठीक है, हरकदेव जोशी। अब ये लोग क्या करते हैं, इस कूटनीतिज्ञ से जो इसके दरबार में था, हरकदेव जोशी से संपर्क करण करते हैं ये गढ़वाल और डोटी नरेश, कि हमें इस मोहन सिंह या मोहन चंद को पद से हटाना है। ठीक, जब ये पद से हटाने की बात करते हैं, इसी दौरान हरकदेव जोशी इनके साथ सम्मिलित हो जाता है। और गढ़वाल का जो नरेश था ललित शाह, वो क्या कर देता है, कुमाऊं पे आक्रमण। और ये घटना जो है लगभग कब के, 1779 के आसपास की। ठीक है, ये जो पहले बैठा था 1777 से 79 था, 2 बार बैठेगा गद्दी पे। अभी बताता हूँ वो कैसे बैठता है। तो ललित शाह जब ये आक्रमण करता है तो ललित शाह के आक्रमण के बाद मोहन सिंह बाद, मतलब चंद तो उपाधि थी इसकी, ले रखी थी इसने, था नहीं चंद वंशज। मोहन चंद जो है यहाँ से निकल जाता है, भाग जाता है, और ललित शाह यहाँ पे क्या करता है, आक्रमण करता है। तो इस बात के बाद बड़ा मजा आता है, आपको बताता हूँ। मौलाराम ने एक वो लिखी है गणराज वंश। ठीक है, मौलाराम जो चित्रकार थे उनने क्या लिखी है, मौलाराम ने, मौलाराम, इनकी एक प्रसिद्ध कृति है गणराज वंश। ठीक है, मौलाराम के इस गणराज वंश के माध्यम से क्या बताते हैं कि जब ये घटना होती है, ललित शाह यहाँ अटैक करके मोहन सिंह को भगाता है, तो गढ़वाल का एक नरेश होता है, उसका जो उस पुत्र था या जो भी था, प्रद्युम्न शाह, इसको क्या कर देते हैं 1779 में चंद ये कुमाऊं की गद्दी पे बैठा दिया जाता है। कब, 1779 में, क्योंकि यहाँ गद्दी खाली होती है। हरकदेव जोशी इसको आमंत्रित करता है कि कुमाऊं के गद्दी पे बैठे। ठीक है, आपसे ये पूछता है कि कौन सा परमार शासक जो था, पवार वंश का शासक था गढ़वाल के, जो कुमाऊं की गद्दी पे भी बैठा, वो कौन था, प्रद्युम्न शाह। ठीक है, और ये कहाँ से जानकारी मिलती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मौलाराम के गणराज वंश से इसकी जानकारी भी मिलती है। अब देखिए सब चीज़ सही चल रहा था, तो बाद में क्या होता है, गढ़वाल में उस टाइम जयकीर्ति शाह जब शासन कर रहा होता है, जयकीर्ति शाह। ठीक है, जयकीर्ति शाह की मृत्यु हो जाती है 1786 के आसपास। तो इस जयकीर्ति शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह का ध्यान कहाँ चला जाता है, पवार वंश में, यानी गढ़वाल की ओर चला जाता है कि गढ़वाल की सत्ता संभालना चाहता है। इस गढ़वाल की सत्ता संभालने के क्रम में मौके का फायदा उठाते हुए 1786 में वही मोहन चंद जो अभी भागा था यहाँ से, वो क्या करता है, फिर से कुमाऊं पे अटैक करके कुमाऊं की गद्दी पे बैठ जाता है। कौन, मोहन चंद। ठीक है, वैसे तो मोहन सिंह था, लेकिन अब चंद की उपाधि के साथ ही गद्दी पे बैठते थे। ये जब गद्दी पे बैठता है, फिर ये इसका जो कूटनीतिज्ञ था जो मैंने बताया आपको, हरकदेव जोशी और इसका जो ग्रुप है वो क्या हो जाता है, षड्यंत्र करके इस मोहन चंद की हत्या कर देते हैं। और ये घटना है लगभग 1788 के आसपास। ठीक है, आपसे अगर ये पूछता है कि मोहन चंद की हत्या में योगदान किसका था, हरकदेव, और इसके किससे संपर्क किए थे, डोटियों और गढ़वालियों से। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये नहीं चाहता था कि ये सत्ता पे बैठे, एक तो ये परमानेंटली चंद वंश का वंशज नहीं था। जब इसकी हत्या हो जाती तो उसके बाद का घटनाक्रम क्या होता है, हरकदेव जोशी फिर से प्रद्युम्न शाह से संपर्क करता है कि आप चंद यहाँ का शासन भी संभालिए, लेकिन वो क्या करता है, मना कर देता, उसको यहाँ नहीं आना होता है। ठीक है, किसको, प्रद्युम्न शाह को। तो स्थिति को देखते हुए चंदू की एक छोटी शाखा है, कनिष्ठ चंद जिसको बोलते हैं, उनको रौतेला बोलते थे। ठीक है, ये रौतेलाओं का एक व्यक्ति था शिव सिंह, कौन था, शिव सिंह। इस शिव सिंह को शिवचंद नाम से गद्दी पे बैठा दिया गया। ठीक है, इसको रौतेलाओं को बोला जाता था कनिष्ठ चंद। ठीक है, मतलब चंदू के कनिष्ठ थे वाली बात। ठीक, इस शिवचंद को गद्दी पे बैठा दिया जाता है। अब ये सब घटनाक्रम देखते हुए जो मोहन सिंह या मोहन चंद को 1788 में मारा गया था हरकदेव जोशी और उसके साथियों ने, उसका जो भाई होता है वो किससे संपर्क करता है, गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के भाई से। ठीक है, वो आपस में संपर्क करते हैं और इस शिवचंद को क्या कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, इसको पद से हटा दिया जाता है। शिवचंद को पद से हटाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, जो मोहन चंद का भाई था वो क्या करता है, अपनी किसी रिश्तेदार
सूबेदार को गद्दी पे बैठा देता है। कौन? वो मोहन चंद का भाई, ठीक है। उसका नाम जो गद्दी पे बैठता है वो था महेंद्र चंद। महेंद्र सिंह था, वैसे अब चंद में बैठ रहा तो महेंद्र चंद, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, इसको नॉर्मल एक कहानी की तरह समझना। अब देखिए, महेंद्र सिंह बैठता है गद्दी पे। इस महेंद्र चंद को जब गद्दी पे बैठता है, ये चंद वंश का अंतिम शासक हुआ, ठीक है। कौन हुआ अंतिम शासक? महेंद्र चंद। जब ये गद्दी पे बैठ जाता है तो हरकदेव जोशी जो भी बता रहा हूँ वो तो चाहेगा नहीं ये गद्दी पे बैठते, ये वो किसको आमंत्रित कर देता है? संभवतः गोरखाओं को, ठीक है। गोरखाओं से कहता है कि आप यहाँ अटैक कर दे, ऐसा मान्यता है कि उसी ने संपर्क किया होगा। तो 1790 या 91 के आसपास कुमाऊं पे गोरखा अटैक हो जाता है। आपसे पूछता है कुमाऊं पे गोरखा अटैक कब हुआ था, तो आप बताएंगे गोरखा आक्रमण, ठीक है, 1791 के आसपास, या जो भी आएगा आपसे। वैसे 1791 मोस्टली बुकों में लिखा गया है, ठीक है। 1791 में गोरखा आक्रमण हो जाता है। गोरखाओं का आक्रमण करने का महेंद्र चंद जो था चंद्रवंश का अंतिम शासक, उसको भी पद से हटना पड़ता है। उसका चंद्रवंश का शासन यहाँ से खत्म हो जाता है। कहाँ? उत्तराखंड में, यानी कुमाऊं में। और यहाँ से किसका शासन आएगा? गोरखाओं का। तो ये जो गोरखा आक्रमण था, इसका नेतृत्व किया था रण बहादुर शाह ने। किसने? रण बहादुर शाह। आपसे पूछेगा गोरखा का कुमाऊं में आक्रमण में नेतृत्व किसने किया था? रण बहादुर शाह ने, ठीक है। अब महेंद्र चंद भी सत्ता से गया, यहाँ से क्या होता है? चंद्रवंश समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो हमने टोटल क्या देखा? चंद्रवंश के राजाओं के बारे में देखा। अब आपको क्या करना है? सारे वीडियोज को, जितने पार्ट अभी तक के चंद राजाओं के, आपको ढंग से एक बार मेरी वीडियो सुनना। उसके बाद उत्तराखंडी इतिहास की आप किसी भी किताब को पढ़ना, घबराना मत, पूरी मेहनत से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना, ध्यान लगा के। अब क्या होगा? आपने कहानी की तरह पढ़ा, बेसिक चीज़ें सीखी। हो सकता है कि जो मैंने पढ़ाया क्वेश्चन ही ना आए, या आपने जो पढ़ा क्वेश्चन ही नहीं आए। भाई कुछ तो आएगा चंद राजवंश से। जो राजाओं के ऑप्शन आएंगे, अगर आपसे ये पूछता है किसने राज्य विस्तार में बहुत ज़्यादा वो किया, अपना फैलाव किया, आपने पढ़ा है, आप कहीं ऑप्शन देगा दीपचंद। दीपचंद के बारे में तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, तो दीपचंद हो ही नहीं सकता है। या तो होगा बाज बहादुर चंद ही हो सकता है, या रुद्रचंद। इस टाइप के जो शासक थे बड़े, वही तो आप टिक लगाओगे अगर डिक्टो क्वेश्चन नहीं आता है। वरना आप समझिए, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं और अपनी फिर उसके बाद उत्तराखंड की इतिहास की किताबें पढ़ रहे हैं, आपका कोई भी सेशन गलत नहीं होगा, ठीक है। हमने ये देखा। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक आप इसको रिवाइज किए। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। हम लोगों का परिवार 1000 से ऊपर हो चुका है, इसके लिए थैंक यू।